मल्टीपल सैलरी स्लिप को जनरेट करना। आज हम सीखेंगे किस तरीके से मल्टीपल सैलरी स्लिप जनरेट की जाती है, और ये सारा काम हम करने वाले हैं एक्सेल के मैक्रो फीचर के जरिए। लेकिन इसके साथ हमें कुछ बेसिक सी कोडिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो सैलरी स्लिप को जनरेट करने से पहले हम वीवीए के डाटा टाइप को समझेंगे, फिर इफ कंडीशन और देन लूप, क्योंकि हमें सैलरी स्लिप जनरेट करने के लिए इन सभी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अगर आप कोई भी काम ऑटोमेट करना चाह रहे हो वीवीए के थ्रू या किसी भी लैंग्वेज के थ्रू, तो आपको ये बेसिक से 3 कॉन्सेप्ट जरूर पता होने चाहिए हर लैंग्वेज में। लेकिन अभी के लिए जो हम फोकस करने वाले हैं वीवीए पे करने वाले हैं। तो वीवीए लैंग्वेज में सबसे पहले हम देखते हैं डाटा टाइप्स के लिए। तो वीवीए में हमें कई तरीके के डाटा टाइप्स मिल जाते हैं, स्ट्रिंग से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड, ठीक है, नंबर से रिलेटेड। लेकिन हमारी जो जैसे हम सैलरी स्लिप जनरेट करने वाले हैं, तो सैलरी स्लिप को जनरेट करने के लिए हमें जो जरूरत पड़ेगी वो इंटीजर टाइप की डाटा टाइप की जरूरत पड़ने वाली है। अब ये इंटीजर टाइप का डाटा टाइप क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर को स्टोर करता है, लेकिन नंबर में पॉइंट की वैल्यू अलाउ नहीं होती। यानी कि अगर आपको 2.5 लिखना है तो वो वैल्यू आप इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते। इंटीजर में सिर्फ आप 2 स्टोर कर सकते हो, पॉइंट की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। फिर चाहे 1 2 3 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पॉइंट की वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते, सिर्फ नंबर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा डाटा टाइप एक जरूरत पड़ सकती है हमें स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग में आप क्या कर सकते हो, किसी का एड्रेस, नाम, ये सभी स्टोर कर सकते हो। तो ये तो होता है वीवीए के डाटा टाइप्स जो हमें अभी जरूरत पड़ने वाली है। जो हमें नेक्स्ट जरूरत पड़ने वाली थी वो है इफ कंडीशन। नॉर्मली हम सबने एक्सेल में इफ कंडीशन लगाई है। हम एक्सेल में क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, इफ लिखते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हैं। बट यहाँ पर आपको इक्वल और ब्रैकेट ओपन ये साइन लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इफ लिखें, देन अपनी कंडीशन बताएं और उसके बाद देन का कीवर्ड यूज करेंगे। देन के कीवर्ड के बाद अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो उसके लिए आपको मैसेज लिखना होता है, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है फिर उसके लिए आप एल्स कीवर्ड यूज करेंगे। देन यहाँ पर मार्क करेंगे अपनी फॉल्स। अगर आपकी कंडीशन होती है तो क्या आप प्रिंट कराना चाहते हो, रिजल्ट देना चाहते हो, तो और फिर एंड में आपको अपनी कंडीशन का एंड बताना होता है कि आपकी कंडीशन कहाँ एंड हो रही है। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं यहाँ से एक्सेल की फाइल ओपन कर लेता हूँ। अब चूंकि हम वीवीए में इफ कंडीशन देखेंगे किस तरीके से वो काम करती है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है एक एडिटर की। और ये तो एक्सेल है, तो एक्सेल के अंदर भी इनबिल्ट एक एडिटर हमें मिल जाता है वीवीए के लिए। और उस एडिटर तक पहुंचने के हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। एक तो है कि हम डेवलपर टैब ओपन कर लें। अगर आपके पास ये डेवलपर टैब नहीं आ रहा है तो आप फाइल में जाएं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्शंस का। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कस्टमाइज रिबन पे, और यहाँ पर आपको एक टैब मिल जाएगा डेवलपर के नाम से। अगर आपके में अनटिक हो रखा है तो उसको टिक मार्क कर दीजिए, देन ओके बटन प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पर आपका डेवलपर टैब डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है विजुअल बेसिक का। बट अभी के लिए हम इस ऑप्शन को चूज ना करके सिंपली व्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिकॉर्ड मैक्रो का। आप सिंपली इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जब हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं तो ये सबसे पहले हमें मैक्रो का नाम पूछता है। तो आप अपने मैक्रो को कोई भी नाम दे सकते हो। मैं चूंकि अभी हम इफ कंडीशन देख रहे हैं कि इफ कंडीशन किस तरीके से काम करती है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ कंडीशन। अच्छा, एक चीज और कि जब भी आप मैक्रो में कोई भी नाम लिखेंगे और उसके बीच में आप स्पेस एंटर नहीं कर सकते। स्पेस अगर आप देना चाहते हो तो उसके बजाय स्पेस के बजाय आप अंडरस्कोर यूज करें, जैसे मैं अभी यूज कर रहा हूं। देन ओके बटन यहाँ पर प्रेस कर दीजिए। तो ये रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम कोई भी एक्टिविटी किसी भी साल वगैरह पे कुछ भी क्लिक नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि अभी कुछ और चीजें रिकॉर्ड हो। सिंपली हमने मैक्रो के रिकॉर्ड बटन पे क्लिक किया, अपने फंक्शन का नाम दिया इफ कंडीशन, और अब हम डायरेक्टली जाके दोबारा इसको स्टॉप कर देंगे। अब अगर देखेंगे व्यू मैक्रोस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो हमने अपनी मैक्रो का नाम दिया था
इफ कंडीशन के नाम से, वो मैक्रो हमारी इस लिस्ट में मिल जाएगा। हम सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और एडिट पे क्लिक कर देंगे। एडिट पे क्लिक करते ही ये हमें विजुअल बेसिक के एडिटर पे पहुंचा देगा, ये देखिए। और इसने हमारे लिए क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट करके दे दिया, ये रहा वो फंक्शन। अब ये फंक्शन कहां पर लिखा हुआ है, ये फंक्शन जो लिखा है इस मॉड्यूल के अंदर लिखा है। यानी कि हमें एक चीज क्लियर होगी कि मैक्रो जो भी फाइल रिकॉर्ड करता है वो किसी मॉड्यूल के अंदर लिखता है, और वो क्या करता है, एक फंक्शन क्रिएट करता है, और फंक्शन की जो शुरुआत होती है वो सब कीवर्ड से होती है, जैसे कि यहाँ पर हुई। और फंक्शन का एंड भी हमें बताना होता है, एंड सब लिख के कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट का साइन देना होता है, जिससे पता चलता है ये एक फंक्शन है। तो ये तो था एक सिंपल सा फंक्शन, इसने ब्लैंक हमारे लिए क्रिएट कर दिया। बट हमें तो हम क्योंकि इफ कंडीशन को देखेंगे, इफ कंडीशन किस तरीके से काम करती है, तो डायरेक्टली अब हम क्या करते हैं, अपनी कोड लिखते हैं इफ कंडीशन के लिए। तो इफ कंडीशन लिखने के लिए डायरेक्टली हम यहाँ पर टाइप कर देंगे इफ, देन उसके बाद कंडीशन। तो हमारी कंडीशन क्या है, हम एज के लिए एक कंडीशन बनाते हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर देखा था प्रैक्टिकली। यहाँ देखें, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, हम कुछ इसी तरीके से अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ने वाली है एक वेरिएबल को, जैसे हमने शुरू में ही इंटीजर वेरिएबल की बात की थी। तो अगर वीबीए में हमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले टाइप करना पड़ता है डिम कीवर्ड, देन उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम। तो मैं यहाँ पर अपने वेरिएबल को नाम देता हूँ एज। फिर उसके बाद आप स्पेस प्रेस करेंगे, देन एज कीवर्ड लिखेंगे, एज लिखेंगे। देन उसके बाद आपको बताना होता है अपने वेरिएबल का डाटा टाइप, कि वो किस तरह की वैल्यू स्टोर करेगा। तो हमारे केस में हमें जरूरत पड़ने वाली है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, इंटीजर टाइप की डाटा टाइप की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटीजर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब हम इस वेरिएबल में अगर हमें कोई, अभी ये वेरिएबल क्या है, ब्लैंक है, इसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है। जब भी कोई इंटीजर टाइप का अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट उसमें स्टोर हो जाता है 0। बट हम क्या करेंगे, इसमें एक वैल्यू असाइन करा देते हैं। मैं यहाँ पर इसको एक वैल्यू असाइन करा देता हूँ। तो मैं लिखूंगा एज इक्वल 12। मैंने क्या किया, एज वेरिएबल में 12 नंबर स्टोर कर दिया। ठीक है, अब हम अपनी इफ कंडीशन देखते हैं। तो इफ कंडीशन के लिए क्या करते थे हम, क्या करेंगे, इफ लिखेंगे, देन उसके बाद अपनी कंडीशन। तो हमारी कंडीशन क्या है कि एज इज ग्रेटर देन 18। अगर ये एज 18 साल से ऊपर है, तो देन यहाँ पर लिख देते हैं। अब चूंकि ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है, तो हम क्या मैसेज, क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो अभी के लिए तो हम प्रिंट करा देंगे मैसेज। तो मैसेज अगर आपको वीबी में प्रिंट कराना है, तो उसके लिए एक कीवर्ड लिखा जाता है MSG बॉक्स, यानी कि उसके लिए कीवर्ड लिखा जाता है MSG बॉक्स, यानी कि मैसेज बॉक्स। उसके बाद स्पेस एंटर करके आप अपना मैसेज लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपना मैसेज लिखता हूँ, URN adult। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि यू आर अडल्ट। नाउ अगर किसी की भी एज, अच्छा, इस मैसेज के साथ हम एक कंडीशन भी और भी लगा सकते हैं, जैसे हमने सिंगल कंडीशन दी कि अगर आपकी एज 18 साल से ज्यादा है, तो लेकिन 18 साल भी है तो भी आप अडल्ट की कैटेगरी में आते हो, तो उसके लिए आप इक्वल साइन और लगा दोगे। यानी कि इस सूरत में हमने क्या किया, दो कंडीशन लगा दी, ग्रेटर देन और इक्वल। तो इस तरीके से अगर हमें मल्टीपल चीजों को अप्लाई करना है, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एल्स। देन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, तो हम क्या मैसेज प्रिंट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे MSC बॉक्स, देन स्पेस, और यहाँ पर हम अपना टाइप करेंगे मैसेज यू आर नॉट।
ठीक है। तो ये हमने अपनी कंडीशन लिखी कि अगर हमारी कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें ये मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये मैसेज बॉक्स प्रिंट होगा। अब फाइनली हमने जैसे अपने सब फंक्शन का एंड बताया था, इसी तरीके से हमें इफ कंडीशन का भी एंड बताना होगा। तो एंड बताने के लिए हम क्या करेंगे, एंड इफ कीवर्ड यूज करेंगे सिंपली। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें, जब मैं कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग में लिखता हूं तो मुझे क्या करना है, ये साइन लगाना है कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर मुझे कोई भी नंबर लिखना है, फॉर एग्जाम्पल एज भी एक नंबर ही है, आपका एक वेरिएबल है, तो आप क्या करोगे, इसमें एंड साइन लगाकर, एंड क्या होता है, कॉन्केटिनेट करता है, ज्वाइन करता है टेक्स्ट को। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज, अगर मैं लिखता हूँ तो ये क्या होगा, ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगी। बट अभी के लिए हम ये चीज नहीं करने वाले हैं, इसको छोड़ देते हैं। नाउ अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को। तो एक्सेल पे जाएंगे हम और व्यू मैक्रोज पे क्लिक करेंगे। हमारा जो मैक्रो था वही एज इट इज नाम रहने देंगे, और इस एज इट इज वही नाम हमें मिल जाएगा यहाँ पर। उस पर रन पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या मैसेज आ रहा है, यू आर नॉट एन अडल्ट। चेक करते हैं हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या ये सही है। लेट्स सी। तो हमने क्या किया, एज 12 साल है, तो 12 साल का व्यक्ति अडल्ट नहीं है, अडल्ट कैटेगरी में नहीं आएगा। अब इसकी एज हम बढ़ा के देखते हैं, हम इसकी एज कर देते हैं 25। अच्छा, इस फंक्शन को आप यहाँ से भी रन कर सकते हो, यहाँ पर एक प्ले का साइन मिल जाएगा, आप इस पे भी क्लिक करके रन कर सकते हो। देन ये देखिए यू आर एन अडल्ट, तो यहाँ पर ये देखिए मैसेज आ गया हमारे पास। देन ओके बटन प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से काम करती है इफ कंडीशन, बट डिफरेंट क्या है, लिखने के तरीके में। बाकी जैसे हम कंडीशन लिखते थे सेम एज इट इज, यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं अपनी, उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो बताते हैं, फॉल्स होती है तो बताते हैं। तो सेम एज इट इज। अब यहाँ पर हम एक चीज और भी कर सकते हैं, जैसे अभी तक क्या था कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, मुझे एज को एंटर करने के लिए बार बार अपने विजुअल बेसिक के एडिटर पे जाना पड़ रहा है, जो कि एक अच्छी वर्किंग तो नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि यहाँ के A1 सेल से ये वैल्यू उठा ले। तो अगर किसी सेल की वैल्यू को हमें यहाँ पर पिक करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे वर्क शीट्स, क्योंकि इसमें कई सारी शीट्स हो सकती हैं, एक से ज्यादा हो सकती हैं, तो हम यहाँ पर कीवर्ड यूज करेंगे वर्क शीट्स। फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखिए इंडेक्स नंबर दे सकते हैं या फिर अपनी शीट का नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली शीट का नाम दे देता हूँ, तो मैं डबल कोटेशन लिखूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो मेरी शीट का नाम क्या है, शीट 1। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शीट 1 डॉट रेंज। देन उसके बाद हम अपनी रेंज बताएंगे, हमारी रेंज क्या है। तो मेरे केस में रेंज मेरी क्या है, A1 सेल, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A1। उस सेल का एड्रेस लिख दिया मैंने। अब डॉट वैल्यू, यहां देखें मैंने क्या किया, इस फंक्शन को बताया कि आप वर्कशीट के अंदर जाएं, वर्कशीट में शीट 1 को सिलेक्ट करें और उसमें रेंज A1 पर जाएं और उसकी वैल्यू को गेट करें। इतनी लाइन लिखने से क्या होगा कि मैं इस सेल की वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूं। अब मैं अगर इस सेल में 5 एंटर करता हूं और अपने इस फंक्शन को रन करता हूं, लेट्स सी क्या होता है, यू आर नॉट एन अडल्ट। अब अगर मैं यहां पर 30 करता हूं, तब आप देखें, तो इस तरीके से हम किसी सेल की वैल्यू को अगर एक्सेस करना हो तो ये लाइन लिखेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो ये, और इफ कंडीशन अगर हमें डिफाइन करनी हो तो कुछ इस तरीके से हम कोड लिखेंगे। क्लियर। तो ये हमारा अभी तक का फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। नॉर्मली एक्सेल फाइल को आप कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम अगर आप मैक्रो की फाइल सेव करें, आपने उसमें कोडिंग कर रखी है, तो उस फाइल को सेव करने के लिए आपको उसका एक्सटेंशन यानी कि इस फाइल का टाइप आपको चेंज करना पड़ता है। तो जैसे अगर मैं नॉर्मली सेव करूंगा तो बाय डिफॉल्ट किस में सेव होगी,
एक्सेल वर्कबुक की फॉर्मेट में सेव होगी। बट मैं यहाँ पर इसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए मैक्रो वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करूंगा, तो एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और इस फाइल को हम कोई भी नाम दे देते हैं। मैं यहाँ पर दे देता हूँ इफ कंडीशन, देन इसको सेव कर देता हूँ। अब क्या है, हमारी मैक्रो की फाइल यहाँ पर देखेंगे तो सेव हो चुकी है। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान दें, अगर आप यहाँ देखें, जो मैंने फाइल सेव की थी वो ये थी। अब इस फाइल का अगर आप आइकन को देखेंगे ध्यान से, तो इस फाइल के आइकन में थोड़ा सा चेंजेस है। नॉर्मल एक्सेल का आइकन आपको इस तरीके से मिल जाएगा, लेकिन इस फाइल में क्या है, एक स्क्रिप्ट ऐड है, एक कोडिंग ऐड है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा साइन दे रखा है स्क्रिप्ट का, तो इससे हमें आइडेंटिफाई भी हो जाता है कि इस फाइल में मैक्रो लगा हुआ है। फाइल के एक्सटेंशन को हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम आइकन देख के भी पता लगा सकते हैं कि इस फाइल में मैक्रो है या नहीं। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं, जो हमने मैक्रो लिखा था वो कोड अभी भी यहाँ पर है या नहीं है। तो व्यू पे जाते हैं, मैक्रोस पे रन करते हैं, हमारा कोड अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो ये तो अभी हमने देखी इफ कंडीशन। अब हम नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, लूप पे। लूप के लिए हम एक्सेल को दोबारा से ओपन करेंगे। अगर आपको लास्ट टाइम याद हो तो हमने क्या किया था, रिकॉर्ड मैक्रो की अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, रिकॉर्ड मैक्रो के जरिए अपना फंक्शन क्रिएट करवाया था, ठीक है। और उसने एक मॉड्यूल क्रिएट किया था जिसमें सब कीवर्ड से स्टार्ट होके जो भी हमने फंक्शन का नाम दिया वो लिख के आ गया था। बट इस बार ये सारा काम हम खुद करेंगे। हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर डेवलपर पे जाएंगे और इस बार हम क्लिक करेंगे विजुअल बेसिक पे, और ये हमें पहुंचा देगा इस लोकेशन पे। इसको यहाँ पर क्या करेंगे, अब अगर हमें कोई भी मॉड्यूल मैनुअल खुद से ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, राइट क्लिक करें यहाँ पर, और यहाँ इंसर्ट का एक ऑप्शन आएगा और इसमें आपको मिल जाएगा मॉड्यूल। सिंपली इस पर क्लिक करना है, तो ये देखिए इसने हमारे लिए एक मॉड्यूल क्रिएट कर दिया। उसके बाद जैसे हमने देखा था कि कोई भी फंक्शन क्रिएट करने के लिए क्या होता था, सबसे पहले एक सब नाम का कीवर्ड यूज होता था, वही हम यहाँ पर भी लिख देते हैं सब। उसके बाद फंक्शन का हमें कोई भी नाम देना होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर अंडरस्कोर लूप, देन फंक्शन ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, देन प्रेस एंटर। तो ये देखिए ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से हम खुद भी टाइप करके अपने फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और मैक्रो के थ्रू भी फंक्शन क्रिएट करवा सकते हैं। नाउ अब हम देखने वाले हैं फॉर लूप को। तो फॉर लूप के लिए जैसे हमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं यहाँ पर एक डिफाइन करता हूँ, एक वेरिएबल डिम ए एज ए इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फॉर लूप के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फॉर कीवर्ड लिखेंगे। क्या होता है, लूप का हमें बताना, एक स्टार्टिंग पॉइंट बताना होता है, एक एंड पॉइंट बताना होता है। हमें यह बताना होता है कि लूप कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पर खत्म होगा। तो वही हम बताते हैं कि हमारा लूप जो स्टार्ट होगा वो ए, और उसको हम असाइन कराते हैं 1 वैल्यू, यानी कि हमारा वैल्यू जो स्टार्ट होगा वो 1 नंबर से स्टार्ट होगा। देन कब तक चलेगा, ये चलेगा 10 तक, 2। मैंने इस फंक्शन को फॉर लूप को बताया कि ये लूप हमारा 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक चलेगा। और उसके बाद हम यहाँ पर एक नेक्स्ट कीवर्ड लिखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा ये लूप क्या करेगा। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा और ये इस वैल्यू को चेक करेगा, ये वैल्यू इससे कम है या इसके बराबर है, और फाइनली वो नेक्स्ट कीवर्ड पे चला जाएगा, इससे कम है, और फाइनली फिर वो कीवर्ड कौन सा फाइंड आउट करेगा, नेक्स्ट कीवर्ड फाइंड आउट करेगा। और नेक्स्ट कीवर्ड में हम यहाँ पर वैल्यू एंटर कर देते हैं ए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया ए। अब क्या होगा, ये लूप यहाँ से स्टार्ट होगा, इसकी वैल्यू इसे 1 मिलेगी और ये वैल्यू इससे कम होगी, फिर ये फाइंड करेगा नेक्स्ट कीवर्ड, और नेक्स्ट में से क्या मिलेगा, ए। तो ये क्या करेगा, एक में 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, 1 का इंक्रीमेंट करता है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, क्या ये यही कर रहा है फंक्शन। तो फॉर लूप में भी हम एमएसजी बॉक्स, मैसेज बॉक्स प्रिंट कराते हैं, और मैं इस बार क्या करता हूं, एक ही वैल्यू इसमें प्रिंट करा लेता हूं, दैट्स इट। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। यहां देखिए 2 आ गया, 3,
4 5 6 7 8 9 10। यहाँ देखें, तो जो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी थी वही वैल्यू कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पर प्रिंट होके आ रही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लूप क्या करता है, जैसे मैंने बताया था कि वन बाई वन का इंक्रीमेंट करता है बाय डिफॉल्टली, लेकिन अब इस इंक्रीमेंट को हमें, और कब तक चलता है, जब तक का उसका एंड पॉइंट बताते हैं। जब तक कि वो अपने एंड पॉइंट तक ना पहुंच जाए तब तक वो चलता रहेगा। बाय डिफॉल्टली इसने 1 का इंक्रीमेंट किया, लेकिन अगर हम चाहें इस इंक्रीमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ पर एक कीवर्ड लिखेंगे स्टेप। अब स्टेप के बाद हमें बताना होता है कितने का इंक्रीमेंट करें। अगर मैं इसमें 2 का इंक्रीमेंट करना चाहूं तो मैं 2 का भी कर सकता हूं। तो क्लिक करते हैं, यहां देखें 1 आया, फर्स्ट वैल्यू तो हमारी 1 थी, उसके बाद 3 5 7 9 लूप के अंतिम हो गए। तो इस बार इसने क्या किया, 2 नंबर का इंक्रीमेंट किया। तो अगर मैं 1 का इंक्रीमेंट कराना चाहूं तो वो भी करा सकता हूं। तो स्टेप कीवर्ड से क्या होता है कि स्टेप कीवर्ड के बाद हम ये बताते हैं कि ये कितने का इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा लूप काम करता है। लूप क्या करता है कि लूप में हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं और एक एंड पॉइंट बताते हैं। वो जब तक रन होता है जब तक कि उसकी वैल्यू इसके बराबर ना हो जाए, तब तक वो रन होता रहता है अपने आप ही। ठीक है, और यहाँ पर जितना भी हम इस फॉर और नेक्स्ट के बीच में जो भी हम लिखेंगे वो सभी कोड को एग्जीक्यूट करता रहेगा। इसके बीच में मैं जितना भी कोड लिख दूं, चाहे कितना भी बड़ा कोड लिखूं, वो सबको रन करेगा, क्योंकि फॉर लूप सबसे पहले यहां पर आएगा, फिर इस चेक करेगा कि ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है या नहीं, और फिर फाइनली अपने नेक्स्ट कीवर्ड को फाइंड आउट करेगा। और नेक्स्ट कीवर्ड को फाइंड करने के बीच में से जो भी कोड मिलेगा वो उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है फॉर लूप। तो एक बार हम फॉर लूप को एक दूसरी तरीके से भी काम करा सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि हम क्या करेंगे, जैसे लास्ट टाइम अगर आप याद हो हमने क्या किया था, वर्कशीट के नाम से। यहाँ पर देखें, मैं इस बार क्या करता हूँ कि अभी तक हमने मैसेज बॉक्स में वैल्यू प्रिंट कराई, मैं इस बार जो वैल्यू है हमारी किसी सेल में प्रिंट कराता हूँ। तो किसी सेल में किसी वैल्यू को एंटर कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे, जैसे हमने पहले टाइप किया था, वर्क शीट्स, शीट का नाम शीट 1 डॉट रेंज, और इस बार मैं रेंज में लिख देता हूँ जैसे हमने पहले लिखा था, A1 ही लिखते हैं, और डॉट वैल्यू। अब इस बार, पिछली बार क्या था, हम वैल्यू गेट कर रहे थे, लेकिन और उस गेट करने के लिए हमने क्या किया था, आगे लिखा था एज और ये इक्वल लगा के कुछ इस तरीके से लिखा था हमने, राइट। बट तब हम क्या कर रहे थे कि ये वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन करा रहे थे, बट इस बार हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंट करेंगे। इस बार क्या कर रहे हैं, हम ए की वैल्यू इस सेल को असाइन करा रहे हैं। तो प्ले करके देखता हूं, ये देखिए इसने 10 असाइन कर दिया, जबकि 1 2 3 असाइन होना चाहिए था। इसने डायरेक्टली 10 इसलिए कराया क्योंकि ये लूप इतना फास्टली काम करा और इसने फाइनली हमें एग्जीक्यूट होने के बाद रिजल्ट दे दिया। A1 सेल में ही वैल्यू बार बार चेंज होती रही, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5, तो इस तरीके से चेंज होता रहा और फाइनली जो रिजल्ट था वो 10 था। अब हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि A1 में 1 आए, A2 में 2 की वैल्यू आए। तो इस तरीके से अगर हमें किसी डिफरेंट सेल में वैल्यू को असाइन करना है, तो अगर हम देखें हर सेल के एड्रेस में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखें इस सेल का एड्रेस क्या है A1, इस सेल का एड्रेस क्या है A2, इसका यानी कि A के बाद 1 2 3 की गिनती बढ़ रही है, यही हो रहा है। तो अगर हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से गिनती ऐड करनी है तो हम A की वैल्यू भी ऐड करके यहाँ से कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं अपने रेंज के एड्रेस को। अब इस एड्रेस में मैंने क्या किया कि A और A के साथ क्या जोड़ दिया, 1, क्योंकि A की वैल्यू क्या है 1। फिर हमारा लूप चलेगा और A की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये 2 हो जाएगा और उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से असाइन कर देगा। तो अब इसको जरा रन करके देखें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है, ये देखिए। ठीक है, तो इसी तरह हम डिफरेंट सेल्स में वैल्यू असाइन करा सकते हैं। तो ये तो हमारा फॉर लूप हो गया, जो हमारा फॉर लूप का बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, हमने इसको समझ लिया। अब इस फाइल को भी हम सेव कर देते हैं।
करूंगा और मैं सेम एज इट इज मैक्रो एनिमल फाइल सेलेक्ट करूंगा और इसको लिख देता हूँ फॉर लूप। यहाँ पर जो भी आप फाइल का नाम लिख रहे हैं आपको स्पेस एंटर करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये तो था हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट जिसमें हमने फॉर लूप, इफ कंडीशन और डाटा टाइप को समझा। अब हम अपनी सैलरी स्लिप को प्रिंट करेंगे, मल्टीपल सैलरी स्लिप को। तो मल्टीपल सैलरी स्लिप को प्रिंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक सैलरी स्लिप के फॉर्मेट की। तो इसके लिए हम अपने सैलरी स्लिप का एक फॉर्मेट ओपन कर लेते हैं। ना देखें तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक अपना सैलरी स्लिप का एक फॉर्मेट बना लिया एक्सेल में। ठीक है, अब इस सैलरी स्लिप के फॉर्मेट के लिए हमें डाटा की जरूरत है कि इसमें डाटा एम्प्लॉयज की सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी यहाँ से। ये हमने एक शीट ऐड कर दी शीट 1 के नाम से, जिसमें हमने यहाँ पर ये सारी डिटेल एंटर कर दी। ठीक है, अब हम क्या क्या करना है कि इस किसी भी एम्प्लॉय की अगर सैलरी स्लिप को प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं, मैनुअल के केस में फाइल पे जाते हैं, पीडीएफ में अगर आप सेव करना है तो सेव एज पे क्लिक करते हैं, लोकेशन चूज करते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आपको पीडीएफ का, और जिस भी लोकेशन पे हम सेव करना चाहते हैं तो उसको सेव पे क्लिक कर देते हैं और ये हमारी एक पीडीएफ जनरेट होकर आ जाती है कुछ इस तरीके से। ये देखिए जनरेट होगी। तो ये तो है हमारा मैनुअल के केस में कि अगर हम मैनुअल में अगर हम सैलरी स्लिप प्रिंट करते हैं तो इस तरीके से हमारी एक सैलरी स्लिप निकल आती है। लेकिन अगर हम मल्टीपल प्रिंट करनी हो तो हमें बार बार क्लिक करना पड़ रहा है और डाटा भी चेंज करना पड़ रहा है। अब जैसे मुझे यहाँ पर अभी हमने एम्प्लॉय नंबर जिसका एम्प्लॉय कोड 5 है उसकी हमने सैलरी स्लिप प्रिंट कराई थी। लेकिन अगर मुझे एम्प्लॉय नंबर 1 जिसका सीरियल नंबर 1 है और उस एम्प्लॉय की हमें सैलरी स्लिप को प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से इसकी एम्प्लॉय कोड लूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और इसका नाम लूंगा, उसका नाम भी मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। पर ये क्या हो रहा है, मुझे बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, यही करना पड़ रहा है, जो कि एक अच्छी वर्किंग नहीं है। मैं चाहूंगा कि ये काम भी मेरा ऑटोमेट हो जाए। तो इस काम को ऑटोमेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी तो मुझे पेस्ट करनी ही करनी है, तो मैं यहाँ पर एक VLOOKUP लगा देता हूँ कि जब भी मैं एम्प्लॉय की आईडी यहाँ पर एंटर करूं ऑटोमेटिकली उसका नाम आ जाए। ये तो हो सकता है VLOOKUP के जरिए। अब मैं अगर इसकी आईडी चेंज करता हूं तो यहाँ देखिए उसका नाम चेंज हो रहा है। इसी तरीके से मैंने क्या किया, सभी सेल्स में VLOOKUP लगा रखे हैं। यहाँ देखिए हर सेल में मैंने VLOOKUP ऑलरेडी लगा रखे हैं। ठीक है, अब अगर इस केस में क्या होता है कि मैं सेल की वैल्यू को चेंज करता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा सारा डाटा चेंज हो जाता है। ये देखिए सारे सेल की वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है। तो अब अगर मुझे एम्प्लॉय नंबर सीरियल नंबर 1 की सैलरी स्लिप को प्रिंट करना है तो मैं फाइनली यहाँ पर क्लिक करूंगा, सेव एज पे क्लिक करूंगा यहाँ पर, और इसकी सैलरी स्लिप को मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके से पीडीएफ पे जाऊंगा और यहाँ पर इसको पीडीएफ में सेव कर दूंगा। तो ये देखिए हमारी सैलरी स्लिप क्या होगी, सेव हो गई। बट ये तो हो रहा मैनुअल का काम। अब यहाँ पर देखें तो हमारे एम्प्लॉय नंबर सीरियल नंबर 1 की सैलरी स्लिप यहाँ पर सीरियल नंबर 1 की सैलरी स्लिप पीडीएफ में जनरेट हो चुकी है। बट ये तो रहा मैनुअल का काम। बट हम ये चाहते हैं कि ये काम ऑटोमेट हो। अभी तक क्या है कि जब भी मुझे पीडीएफ में सेव करना पड़ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल पे जाता हूँ, सेव एज पे क्लिक करता हूँ और पीडीएफ सेलेक्ट फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ। तो ये काम मुझे बार बार करना पड़ रहा है। तो इससे मैं बचने के लिए यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इस स्टेप को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो व्यू में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर देंगे और मैं इसको नाम दे देता हूँ पीडीएफ के नाम से दे देता हूँ और देन ओके, दैट्स इट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फाइल पे जाऊंगा, अपने इस स्टेप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, सेव एज पे क्लिक करूंगा, लोकेशन चूज करूंगा, मैंने लोकेशन चूज कर ली डेस्कटॉप की और इस फाइल का टाइप मैंने सेलेक्ट कर लिया पीडीएफ और देन सिंपली सेव पे क्लिक कर दिया। अब ये क्या करेगा, मेरे लिए एक पीडीएफ जनरेट करके दे देगा। अब ये हमारा स्टेप रिकॉर्ड हो चुका है, पीडीएफ हमारी जनरेट हो चुकी है। लेट्स सी चेक करते हैं, जनरेट हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपने इस स्टेप को रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। ये मेरी रिकॉर्डिंग क्या होगी, रिकॉर्ड हो चुकी है। अब मुझे देखिए जब भी मुझे फाइल को सेव कर पीडीएफ में सेव करना है, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, मैक्रोस पे जाऊंगा और यहाँ पर अपने इस रन पे क्लिक कर दूंगा, इस फंक्शन पे पीडीएफ वाले पे, और ये मेरे लिए एक पीडीएफ फाइल जनरेट करके दे देगा। तो रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर,
देखिए इसने जनरेट कर दी। तो मैं यहाँ पर, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर 1 की सैलरी स्लिप को प्रिंट कराने, इन्फॉर्मेशन उसकी चेंज होगी सारी, एम्प्लॉय आईडी चेंज करती है, मैं रन पे क्लिक कर दूंगा तो ये एम्प्लॉय नंबर 1 की सैलरी स्लिप सेव हो जाएगी पीडीएफ में। ये देखें हो गई। अब इसी तरीके से मुझे अगर दूसरे एम्प्लॉय की सेव करनी है तो सिंपली आईडी चेंज करूंगा और फिर दोबारा रन मैक्रो पे क्लिक कर दूंगा और ये मेरी दूसरी पीडीएफ से सेव हो जाएगी। बट अगर मुझे 100 एम्प्लॉयज की प्रिंट करनी हो तो उसके लिए मुझे बार बार 100 बटन दबाने पड़ेंगे, जो कि एक अच्छी वर्किंग तो नहीं है। मैं क्या करूंगा, ये पीडीएफ जनरेटिंग का काम लूप के अंदर कर देता हूं। तो लूप तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बता देंगे, 1 से स्टार्ट करो और 100 तक करो, वो अपने आप ही करता रहेगा। तो इसी चीज को हम करने के लिए क्या करेंगे, अपने मैक्रो पे जाएंगे और एडिट पे क्लिक कर देंगे। यहां पर अगर देखेंगे तो इसने हमारे लिए ये कोड लिख के दिया था पीडीएफ जनरेट करने के लिए। और हर बार जब भी हमें पीडीएफ इस फंक्शन को रन करते हैं तो ये कोड हमारा रन होता है पीडीएफ जनरेट करने के लिए। लेकिन क्या हो रहा है कि मुझे जब भी सैलरी स्लिप को जनरेट करना पड़ रहा है, मुझे बार बार इस बटन को प्रेस करना पड़ता है पीडीएफ वाले को, और तब मेरी पीडीएफ जनरेट होती है। मैं क्या करता हूँ, इस बार बार बटन दबाने के काम को लूप के थ्रू करवा देता हूँ। मैं जितने बार उसकी गिनती लिखूंगा कि मैं कहूंगा 1 से लेकर 100 बार इस बटन को दबाओ, तो वो 100 बार दबा देगा। तो लेट्स सी, अपने लूप फंक्शन पे जाते हैं। यहां से हम अपने इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, कोड इनको कॉपी कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देता हूं मैं। अब दोबारा यहाँ से व्यू मैक्रो एंड एडिट पे चले जाते हैं और ये हमने जो कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, यही तो था लास्ट टाइम जो हमने फॉर लूप लगाया था, ठीक है, और वही मेरा फॉर लूप यहाँ पर मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, फॉर लूप में हम बार बार रिपीटेड काम जो हमारा हो रहा था वो क्या हो रहा था, ये वाला हो रहा था। मैं इसके बजाय अपना ये पीडीएफ वाला कोड यहाँ से कट करूंगा और यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर एक चीज देखें कि ये क्या करेगा, बार बार पीडीएफ तो जितने बार मैं इसको बोलूंगा उतने बार जनरेट कर देगा, 10 बार कर देगा। बट ये 10 बार सेम एम्प्लॉयज की सैलरी स्लिप को जनरेट करेगा, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है। एम्प्लॉय आईडी मुझे मैनुअली करनी पड़ रही है। अब इसको भी मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ। अब किस तरीके से ऑटोमेट कर सकता हूँ, यहाँ पर देखें, अब मुझे बार बार एम्प्लॉय की आईडी चेंज करने के लिए यहाँ पर 1 लिखना पड़ता है, कभी 2 लिखना पड़ता है। लेकिन ये काम अभी हमारा ऑटोमेट के थ्रू तो नहीं है, ये हमारा मैनुअल का है, एम्प्लॉय आईडी चेंज करने का। अब इसको भी मैं ऑटोमेशन में लेके आना चाह रहा हूँ कि मैं नहीं चाह रहा कि बार बार मुझे मैनुअली एम्प्लॉय की आईडी चेंज करनी पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें एम्प्लॉय आईडी को चेंज करने के लिए एम्प्लॉय आईडी के लास्ट में 1 2 3 ही चेंज हो रहा है। एक दूसरा तरीका और भी है, यहाँ पर अगर आप देखो कि सीरियल नंबर 1 के लिए एम्प्लॉय आईडी क्या है, 1, सीरियल नंबर 2 के लिए एम्प्लॉय आईडी 2 है। तो इस तरीके से सीक्वेंस बन रखा है। तो अगर मैं सीरियल नंबर से VLOOKUP लगा के एम्प्लॉय आईडी पिक कर लूं, क्योंकि 1 2 3 तो हम फॉर लूप के थ्रू लिख सकते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले सीखा था। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक वैल्यू लिखा दे, मेंशन करा देता हूँ 1, ठीक है, और यहाँ पर मैं VLOOKUP लगा देता हूँ। हमें एक चीज तो पता है कि हम लूप के थ्रू काउंटिंग लिख सकते हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं। तो मैं जैसे 1 लिखूंगा तो इस एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप प्रिंट होगी, 2 होगी तो इसकी इन्फो दूसरे नंबर सीरियल नंबर एम्प्लॉयज की सैलरी स्लिप प्रिंट होगी, 3 लिखूंगा तो 3 नंबर की प्रिंट होगी, ठीक है। तो ये काम, ये नंबर्स तो मैं फॉर लूप के थ्रू चेंज करा सकता हूँ। तो मैं जैसे ही अब यहाँ पर आईडी लिखूंगा और सीरियल नंबर लिखूंगा, उस एम्प्लॉय की आईडी आ जाएगी। तो इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन अब अगर इसमें देखें तो एक प्रॉब्लम है कि जब सैलरी स्लिप प्रिंट होगी तो यहाँ पर 1 2 3 लिखी जाएगी, जो कि अच्छी नहीं लगेगी। हम क्या करते हैं, इसके फॉन्ट कलर को व्हाइट कर देते हैं, अब तो नजर नहीं आएगी। अब मुझे क्या करना है, लेकिन अभी भी इस सेल की वैल्यू मुझे चेंज करानी पड़ेगी फॉर लूप के जरिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक कोड लिखूंगा, जैसे हमने प्रीवियसली कोड लिखा था। क्या लिखा था, वर्क शीट्स और अपनी शीट का नाम। तो मेरी शीट का इस बार नाम क्या है, सैलरी स्लिप, सैलरी अंडरस्कोर
स्लिप इट क्लोज देन डॉट रेंज। अब यहां पर मुझे किस सेल की वैल्यू चेंज करानी है? B12 सेल की। यहां पर देखें इस सेल का जो एड्रेस आ रहा है B12 आ रहा है, तो मैं यहां लिख देता हूं B12, क्योंकि मुझे सिर्फ B12 सेल में ही वैल्यू चेंज करनी है, किसी दूसरे सेल में नहीं करनी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डॉट वैल्यू। ठीक है, इस सेल को मैं वैल्यू क्या दे देता हूं? ए की वैल्यू दे देता हूं। यानी कि यहां पर क्या होगा, जब लूप चलेगा फर्स्ट आएगा तो ए की वैल्यू क्या करेगा, इसमें असाइन करा देगा। जब सेकंड बार लूप चलेगा तो यहां पर 2 आएगा और 2 की वैल्यू इस सेल में असाइन करा देगा B12 सेल में। अब इस कोड को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। बट यहां पर एक और चीज आएगी एग्जीक्यूट करने से पहले। अब आप एक चीज और देखें कि हर बार ये क्या करेगा, इस पीडीएफ को क्या नाम देगा? सैलरी स्लिप के नाम से देगा, जो कि ठीक नहीं है। मुझे एक ही नाम से अगर सैलरी स्लिप प्रिंट होगी तो वो एक ही पीडीएफ फाइल बनेगी, मल्टीपल तो नहीं बनने वाली। मैं क्या करता हूं, इसके नाम में भी चेंजेस कर देता हूं। तो मैं नाम में चेंजेस करने के लिए इस नाम को एक स्ट्रिंग लगा के, डबल कोटेशन लगा के मैंने इसको एंड कर दिया और इसको यहां पर खत्म कर दिया। अब यहां पर मैं दोनों जगह एक एंड का सिंबल लगाऊंगा और यहां पर ए की वैल्यू असाइन कर दूंगा और यहां पर मैं थोड़ा सा स्पेस यहां पर एंटर कर देता हूं। ये देखें, अब मैंने क्या किया कि सैलरी स्लिप के नाम में एक को ऐड कर दिया, ज्वाइन करा दिया, कॉन्केटेनेट कर दिया, ए की वैल्यू इस सैलरी स्लिप के नेम के साथ ऐड कर दी। अब इसको मैं रन करके देखता हूं। अब इस बार क्या होगा, सैलरी स्लिप 1, सैलरी स्लिप 2, सैलरी स्लिप 3, सैलरी स्लिप 4 कुछ इस तरीके से जनरेट होगी। लेट्स सी। रन पे क्लिक करता हूं, यहां देखिए हमारे पास सैलरी स्लिप यहां पर जनरेट हो गई। देखिए सैलरी स्लिप 1, सैलरी स्लिप 2, सैलरी स्लिप 3, सैलरी स्लिप 4, सैलरी स्लिप 5, सैलरी स्लिप 6 ये आ गई, 7 ये आ गई, 8, 9, 10 इस तरीके से हमारी सैलरी स्लिप सारी की सारी प्रिंट होंगी। अभी अगर हम देखें तो हमारी सैलरी स्लिप, जैसे हमने 10 सैलरी स्लिप को जनरेट किया था, वो हमारी 10 की 10 सैलरी स्लिप यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। ये देखें, बट यहाँ पर अगर आप एक चीज नोट करोगे, यहाँ देखें, यहाँ पर एम्प्लॉइज की नेम, सैलरी स्लिप, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, बट एम्प्लॉय नंबर, आईडी जिसकी 4 है, राकेश कुमार की, इनकी सैलरी स्लिप में इनका नेट अमाउंट जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो ऐसे एम्प्लॉय की हमें सैलरी स्लिप जनरेट करने की जरूरत नहीं है जिसका नेट अमाउंट 0। तो अगर हमें ऐसी कोई कंडीशन लगानी है तो हम इफ कंडीशन लगा सकते हैं ऐसे केस के लिए। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इफ कंडीशन देखी थी कि वो किस तरीके से वर्क करती है, तो उसी का कोड हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ से एडिटर पे जाता हूँ और अपना इफ कंडीशन का कोड, जो हमारा इफ का लॉजिक था वो कुछ ही इतना ये था, हम इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जाएंगे मैक्रो में। हमें क्या करना है, सैलरी स्लिप जनरेट होने से रुकना है कि अगर किसी एम्प्लॉय की नेट सैलरी 0 है तो उसकी सैलरी स्लिप जनरेट ना हो, पीडीएफ ना बने। तो पीडीएफ जनरेट करने का काम कहां से हो रहा है, इस कोड के जरिए हो रहा है। तो हम इस कोड को इफ कंडीशन के अंदर लेके आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो मैसेज बॉक्स, यानी कि इफ कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती थी तो हमारा ये मैसेज आता था। इस बार क्या करेंगे, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम अपनी सबसे पहले अपनी कंडीशन बनाते हैं। तो कंडीशन क्या होगी कि अगर किसी एम्प्लॉय की नेट सैलरी 0 से ज्यादा है, 1 रुपए भी है, तो उसकी सैलरी स्लिप जनरेट करो। तो सबसे पहले तो हमें एम्प्लॉय की सैलरी शीट नेट अमाउंट लेके आना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें एम्प्लॉय का नेट अमाउंट चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं और उसका नाम देते हैं नेट सैलरी। ठीक है, और इसका एज कीवर्ड करके इसका टाइप करता हूँ इंटीजर। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका डाटा टाइप रखा इंटीजर का। अब इसकी वैल्यू मैं गेट करता हूँ। तो वैल्यू गेट करने के लिए हम यही वाला कोड यूज कर लेते हैं एज इट इज, इसमें वैल्यू दिस एंटर कराने के लिए। तो मैंने क्या किया, B1 सेल की वैल्यू इसको ऐड कर रहा हूं, पर नेट सैलरी तो B1 सेल में नहीं है, वो कहां पर है, इस सेल में। ठीक है, और इस सेल का एड्रेस क्या है, D35। मैं क्या करता हूं, यहां से इस कोड में जाता हूं, यहां पर लिखता हूं D35, यानी कि नेट वैल्यू, नेट सैलरी मैंने इस वेरिएबल को असाइन करा दी।
अब जैसी नेट सैलरी आती है और मैं इस वैल्यू को कंपेयर करूंगा, तो मैं कंपेयर करने के लिए यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और दिस वन वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन होनी चाहिए जीरो से। अगर जीरो से ज्यादा है तो ही आप मेरी ये सैलरी स्लिप जनरेट करो। सैलरी स्लिप जनरेट करने का काम ये कोड करता है। मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब एल्स में हमारी कोई कंडीशन है नहीं, तो इसको मैं चाहे तो हम हटा भी सकते हैं या रख भी सकते हैं। फिलहाल के लिए तो मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ब्लैंक भी छोड़ देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको हटाना चाहें एल्स कीवर्ड को हटा भी सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैंक ही छोड़ दे रहा हूँ। नाउ कोड मेरा रेडी है। अब मैं एक बार ये अपनी पुरानी सैलरी स्लिप को डिलीट करता हूँ। नाउ मैं जनरेट करता हूँ यहाँ से। एम्प्लॉय नंबर 4 की सैलरी स्लिप जनरेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी सैलरी नेट पेबल अमाउंट 0 था। तो यहाँ देखें 1 2 3, लेकिन इसने अभी भी हमारे पास इस एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप जनरेट करके दी। अब एक रीजन जानते हैं क्यों करके दी। अपने कोड पे जाते हैं। हमने लिखा कि नेट पेबल अमाउंट ग्रेटर देन 0 है, 0 से ज्यादा है, तो आप सैलरी स्लिप को जनरेट करेंगे। अब क्या इसका अमाउंट, जो एम्प्लॉय नंबर सीरियल नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, उसकी सैलरी कितनी बनी थी, अमाउंट बना था 0। ओके, यहां पर अगर आप देखो तो हमने एक कोड में एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है। अब क्या की है मिस्टेक, सबसे पहले हमने नेट वैल्यू लिया है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या ली, नेट वैल्यू ली। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम सेल की वैल्यू चेंज करा रहे हैं, जो कि गलत वर्किंग है। यानी कि सबसे पहले क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर फंक्शन क्या कर रहा है, सबसे पहले इस वैल्यू को गेट कर रहा है। अब ये वैल्यू तो इसने क्या किया, पुराने वाले एम्प्लॉइज के लिए ली। अब इसने क्या किया होगा, अगर आप नोटिस करो 4 नंबर एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप तो जनरेट हुई होगी, लेकिन 5 नंबर एम्प्लॉइज की सैलरी स्लिप जनरेट नहीं होगी। ये देखिए 5 के बाद 4 के बाद डायरेक्टली क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। 5 नंबर एम्प्लॉइज की सैलरी स्लिप जनरेट नहीं हुई, तो क्या करेंगे, इस कोड को कट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। देन मैं अब दोबारा से अपनी सैलरी स्लिप को स्टॉप कर पुरानी को डिलीट कर देता हूँ। ये भी डिलीट। अब सबसे पहले तो मेरी एम्प्लॉय की आईडी चेंज होगी और उसके बाद उसकी नेट सैलरी चेक की जाएगी। तो रन करते हैं। मैं इस बार यहीं से रन कर देता हूँ। यहाँ देखें, रिफ्रेश करते हैं। अब इस बार देखें 1 2 3 और डायरेक्टली 5, यानी कि 4 नंबर एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप भी जनरेट नहीं हुई। तो ये कोड हमारा हो गया परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अब अगर हम चाहें कि एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर प्रिंट हो, सैलरी स्लिप के बजाय एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर डिस्प्ले आए, तो हम क्या करेंगे, एक डिम नाम का एक और वेरिएबल बना देंगे, डिम, और इसको नाम देते हैं नेम, ठीक है, एज, और इसका डाटा टाइप रखते हैं स्ट्रिंग। तो मैंने इसको स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप बना दिया। अब क्या करूंगा मैं, अगर मुझे एम्प्लॉय की नेम से सैलरी स्लिप प्रिंट चाहिए, तो एम्प्लॉय का नाम कौन से नंबर सेल पे है, D7 पे, एज इट इज इस कोड को कॉपी करेंगे, और क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए नेम, और यहाँ पर हम D7 में था, तो यहाँ पर लिख दूंगा D7। अब मैंने क्या किया, D7 से एम्प्लॉय का नेम गेट कर लिया। अब इसके नेम को मैं यहाँ पर जो लिखा है कोड, मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके आगे एंड साइन लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं जनरेट करूंगा तो यहाँ पर देखें मेरी सैलरी स्लिप एम्प्लॉय के नाम से जनरेट होगी। लेट्स सी, ये देखिए नाम से जनरेट हो रही है। तो इस तरीके से हम एम्प्लॉय के नाम से भी सैलरी स्लिप जनरेट करा सकते हैं दिस कोड के जरिए। बड़ा सिंपल सा था। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
कि किस तरीके से इन सैलरी स्लिप जो हमने जनरेट की हैं इसको मेल कर सकते हैं मल्टीपल मेल आईडी पे। हर एम्प्लॉय की मेल आईडी पे एक सेपरेट सैलरी स्लिप को हम मेल भी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।